हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझेंगे, फिर उसके आगे की बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो, न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन की अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिकली हम लोग मल्टी पोलर न्यूरॉन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपोलर न्यूरॉन कैसे होता है, क्योंकि सेरेब्रम के अंदर जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है वो मैक्सिमम न्यूरॉन कौन से है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। इसीलिए अब आपको जो हम लोग न्यूरॉन पढ़ने वाले हैं उस न्यूरॉन का नाम क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो अब हम लोग पहले इसको स्ट्रक्चर निकाल कर समझेंगे कि मल्टीपोलर न्यूरॉन कैसे होता है। तो देखो, अभी मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर बात करेंगे तो इसमें दो चीजें होती है, इसमें दो चीजें होती है बेसिकली। देखिए बेसिकली पहले होता है साइटोन, साइटोन या साइटोन का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं सोमा। क्या बोलते हैं, सोमा। इसका तीसरा नाम है, इसको पेरिकैरियन भी बोलते हैं। ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या नाम दिया हुआ है, साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन। साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन। उसी तरह से दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूराइड्स। क्या बोलते हैं उसको, न्यूराइड्स। अभी न्यूराइड्स जो होता है ना, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट, डेंड्राइट, और एक को बोलते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट और एक्सॉन, ये डेंड्राइट और एक्सॉन न्यूराइड्स का पार्ट है, और ये साइटोन। ये दो पार्ट मिलकर एक न्यूरॉन बनता है, स्पेसिफिकली मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात चल रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो स्ट्रक्चर निकाल के बताने वाला हूँ वो स्ट्रक्चर क्या है, तो स्पेसिफिकली मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे वो स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, हाँ चलो देखो, अब हम लोग जो मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। पहले क्या बोल रहे हैं हम लोग कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, मैं अभी इस तरह से डायग्राम निकालूंगा ताकि पूरे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग एक बात याद रखना है आप लोगों को, न्यूरॉन बेसिकली एक ब्रांच्ड सेल है। न्यूरॉन बेसिकली एक ब्रांच्ड सेल है। न्यूरॉन बेसिकली एक ब्रांच सेल है। तो अब ब्रांच सेल है मतलब सेल मेम्ब्रेन होगी उसके पास। तो देखो, अगर हम लोग स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो वो अगर स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करेंगे उसकी, इसकी मल्टीपोलर न्यूरॉन की, तो देखो वो थोड़ा सा ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, आपको सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब ये जो पार्ट दिख रहा है फ्लावर, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्ट कैसे होते जाएगा आगे। ठीक है, आगे आगे इस तरह से कंटिन्यू होता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब एंड पे जाएंगे तो फिर इसमें भी क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। यहाँ पर क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगी। ठीक है, अब गौर से सुनो, देखो कि ये जो ब्रांचिंग है, जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, कि यहाँ पे एंड पे है ना, इस तरह से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन। नेक्स्ट सर, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, ये फर्दर अभी इस तरह से ना ये ऐसा डिवाइड हो जाएगा, तो ये ब्रांचिंग होती है इसको। ठीक है, ब्रांचिंग होकर इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट। अब यहाँ पर बीच में जो है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस। तो नाम हम लोग स्पेसिफिकली तो बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये है न्यूक्लियस, ये है डेंड्राइट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें है ना, यहाँ पर इस तरह से साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म भी बोलते हैं, और इसके अंदर न्यूरोफिब्रिल भी प्रेजेंट होता है, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोफिब्रिल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ठीक, नेक्स्ट सर, इसके अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ये जो निसल्स ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर है ये डेंड्राइट तक भी प्रेजेंट होता है, इस साइड में भी प्रेजेंट रहेगा डेंड्राइट तक, लेकिन वो एक्सोन पार्ट में इधर वाले पार्ट में नहीं रहेगा। वो कहां तक प्रेजेंट रहेगा? इधर ही प्रेजेंट रहेगा। इसको बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल कुछ और नहीं है, ये निसल्स ग्रैन्यूल मतलब ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। क्या है वो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। सर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, इसका मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर जब देखा आप लोगों ने तो ये स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गया कि ये इस तरह से इधर में ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोन। या इसी को क्या बोलते हैं? सोमा। या इसी को क्या बोलते हैं? पेरिकैरियन। पेरिफेरल रीजन पे न्यूक्लियस है, इसलिए इसको पेरिकैरियन। ठीक है, चलो अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अब जहां से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है ना, इस पोर्शन को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन हिलॉक। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो दिख रहा है आपको, इसका नाम है एक्सॉन। क्या नाम है इसका? एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सॉन। अब अगर बैठ के सुनिए थोड़ा सा, ठीक है। अब ये एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है ना, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा। और ये एक्सॉन के अंदर भी है ना, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने बोला एक ब्रांच्ड सेल है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। इसको क्या बोला हम लोग? एक्सोप्लाज्म। इसको क्या बोला हम लोगों ने? एक्सोलेमा। मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं? एक्सोलेमा। और इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एक्सोप्लाज्म। अब गौर से सुनिए, जो हम लोग एंड वाले पोर्शन की तरफ जा रहे हैं, अगर एंड वाले पोर्शन की तरफ जा रहे हैं तो ये पूरा जो एंड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, तो ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया। टीलो का मतलब होता है एंड। टीलो का मतलब क्या होता है? एंड। मतलब इसको बोल रहे हैं टीलोडेंड्रिया। नेक्स्ट। सर ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, इस पोर्शन को हम लोग एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल को अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि आखिरी में एक पार्ट बल्ज हो गया है, और इस बल्ज जो होने वाले पार्ट को सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्टिक नॉब। नेक्स्ट। सर यहाँ पर ये जो सिनेप्टिक नॉब होता है, इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। गौर से सुनिए बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरॉन के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां प्रेजेंट है? सिनेप्टिक नॉब। नेक्स्ट। सर अब ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन, अगर ये एक्सॉन स्पेसिफिकली हम लोग अगर बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, गौर से सुनिए क्या बता रहा हूं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, या तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, गौर से सुनिए भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूंगा तो इस एक्सॉन के सराउंडिंग में, इस एक्सॉन के सराउंडिंग में जो माइलिन शीट बनती है, क्या बनती है? माइलिन शीट। यहां पे लिख देता हूं, क्या बोल रहा हूं? माइलिन शीट। ये जो माइलिन शीट है ये बनाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल से। अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो ये माइलिन शीट बनाई जाती है ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट के थ्रू। किसके थ्रू बनाई जाती है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट के थ्रू बनाई जाती है। क्या? माइलिन शीट। अगर ये माइलिन शीट मतलब ऑलिगोडेंड्रोसाइट अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं तो आपने आसानी से आप समझ सकते हैं कि सर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं।
लेकिन वही अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तब हम बोलेंगे कि ये माइलिन शीट श्वान सेल बनाती है, तो बनाती है श्वान सेल। अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो श्वान सेल बनाती है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है। तो अगर मैं एक न्यूरॉन निकालता हूं और उसके सराउंडिंग में माइलिन शीट बताता हूं और वो माइलिन शीट बन रही है, बनाने वाला अगर श्वान सेल बोल रहा हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट। अब सर यहाँ पर ये देखो, अभी इस तरह से ये सेल कंसीडर निकाल रहा हूँ, ये जो सेल है, अब ये सेल है मतलब इसका न्यूक्लियस होगा। सेल है मतलब क्या है, न्यूक्लियस है। सेल है मतलब उसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो अब ये जो सेल है, स्पेसिफिकली देखो इस कलर से निकाल रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अब ये देखो ये सेल है, ठीक है, ये सेल। अब गौर से सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हर हर सेल माइलिन शीट ही बनाए, मतलब सेल सराउंडिंग में होंगे और अगर उन सेल ने माइलिन शीट बनाई तब हम उसको बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। लेकिन सराउंडिंग में है और शीट नहीं बनाया, ऐसे भी सेल सराउंडिंग में हो सकते हैं, ठीक है। और इस में ये जो सेल है ऑलिगोडेंड्रोसाइट के रहने से श्वान सेल की, इस सेल के मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूरोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोलेमा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि पहले क्या बताया मैंने, न्यूरोलेमा आपको समझ में आ गया और एक्सोप्लाज्म वगैरह सब समझ में। अब देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ब्लू कलर से, अब ये देखो इस तरह की मैं एक स्पेसिफिक लेयर बना रहा हूं। तो ये जो लेयर है ना, ये है माइलिन शीट। ये क्या है, माइलिन शीट। देखो क्या ये माइलिन शीट, ये देखो ये है माइलिन शीट, ये है माइलिन शीट। गौर से सुनो, क्या ये माइलिन शीट। और ये जो माइलिन शीट होती है ये स्पिंगोमाइलिन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई है, स्पिंगोमाइलिन। मतलब स्पेसिफिकली वो एक लिपिड है, लिपिड। और आपको पता है कि लिपिड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिपिड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ये जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, स्पेसिफिकली ये क्या है, माइलिन शीट है। क्या है ये, माइलिन शीट। मैं इसको ऐसे यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीट। क्या बोल रहे हैं इसको, माइलिन शीट। गौर से सुनिए अभी बच्चों कि माइलिन शीट है ये। नेक्स्ट, अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये माइलिन शीट जिस लिपिड से बनी हुई है उस लिपिड का नाम स्पिंगोमाइलिन है। स्पिंगोमाइलिन, स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। अब गौर से सुनिए सर, अब आपने जहां जहां पर श्वान सेल या ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल नहीं निकाला है, अब उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, क्या बोलते हैं उसको, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और सुनिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इस न्यूरॉन में जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट है, मतलब जहां पर स्पिंगोमाइलिन प्रेजेंट है, उस जगह पर डिपोलराइजेशन या तो इंपल्स, मतलब क्या, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब वहां पे आयन का इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, सर यहां पर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होगा और उसके बाद यहां पर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होगा और सर यहां पर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होगा और यहां पर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होगा। इसका मतलब क्या है कि सर यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक इंपल्स जंप करना है और इस तरह की मूवमेंट जो होती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जंप करता है, इसको बोलते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्टेटरी मूवमेंट। यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्टेटरी मूवमेंट, या इसी को बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्टेटरी कंडक्शन। यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन निकाला है जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है। तो बच्चों इसकी आपने एक इमेज भी, मतलब इसका एक इमेज निकाल लेना है या तो उसका एक आप स्क्रीनशॉट भी निकाल कर रखो, ताकि ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो अब हम लोगों ने मल्टीपोलर न्यूरॉन को अच्छे से समझ लिया है। मल्टीपोलर न्यूरॉन को अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। चलो अब हम लोग इपिलेप्सी को समझने की कोशिश करें। जब हमको ये मल्टीपोलर न्यूरॉन अगर आप समझ में आ चुका है आपको,
तो अब किसको समझेंगे हम लोग? इपिलेप्सी को समझने की कोशिश करेंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका बहुत। अब लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चलेगा। देखो बच्चों, एक्चुअल में जब आप कभी फार्माकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हो, जब भी कभी आप फार्माकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हो, तो डायरेक्टली आप ड्रग से शुरुआत करते हो। डायरेक्टली ड्रग, तो डायरेक्टली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से शुरुआत करते हो, लेकिन ऐसे कभी नहीं करना है। आपने बेसिकली पहले बेसिक चीजों को क्लियर करना है। एनाटॉमी को क्लियर करना लगेगा, फिजियोलॉजी को क्लियर करना लगेगा, बायोकेमिस्ट्री को क्लियर करना लगेगा, और फिर हम लोग फार्माकोलॉजी पे। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ड्रग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ड्रग नहीं पढ़ना है आप लोगों को, डायरेक्ट ड्रग नहीं पढ़ना है, ताकि आपको फिर लिंक नहीं लगेगा, फिर आपको रट्टा मारना लगेगा, याद करना लगेगा। मतलब इसीलिए अब आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? गौर से क्या देखो, हम लोग अब किसकी बात कर रहे हैं? इपिलेप्सी। जो मैंने अभी आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझाया वो बेसिक है। अगर वो समझ में आ गया आपको, तो आप ये समझना बहुत आसान है। देखो, इपिलेप्सी का मतलब होता है, इपिलेप्सी का मतलब होता है, जैसे सिंपल अगर हमारे तरफ के जो लोग हैं उसको मिर्गी बोलते हैं, ठीक है? एक्चुअल में इपिलेप्सी और सीजर में डिफरेंस होता है। इपिलेप्सी और सीजर में डिफरेंस होता है। बच्चों को लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, ऐसे नहीं। इपिलेप्सी और सीजर अलग अलग है। मतलब क्या है कि अगर एक एपिसोड, मतलब एक एपिसोड आया, मतलब कि फिट्स वगैरह, या तो क्या मतलब कि जो बोलते हैं हम लोग सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं झटके आना, अगर वो ऐसे हो रहा है, एक बार हो गया तो हम बोलेंगे उसको सीजर हो गया, मतलब एक सीजर आया। अगर दो बार हो रहा है तो हम बोल रहे हैं उसको सीजर हो रहा है। लेकिन अब वो सीजर का अंडरलाइन कॉज हमको पता नहीं चल रहा है, तो अब हम बोलेंगे कि अब उस पर्सन, वो जो पर्सन है वो इपिलेप्टिक पर्सन है। क्या है वो पर्सन? इपिलेप्टिक है। मतलब समझ में आ रहा है आपको? उसको क्या बोलेंगे कि उस पर्सन को इपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में? सर इपिलेप्सी मतलब एक्चुअल में ब्रेन में क्या हो रहा है? तो ब्रेन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंपल्स जनरेट हो जाते हैं, अनवांटेड इंपल्स जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन की मोटर एक्टिविटी बहुत बार होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा एग्जांपल के तौर पे, अगर मैंने अब यहां से मैं हाथ को ऊपर कर रहा हूं, तो ये ऊपर करना ये कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है। लेकिन ब्रेन में जहां से इसको कंट्रोल किया जा रहा है, वहां के न्यूरॉन अगर कंटिन्यूअसली इंपल्स जनरेट करेंगे तो ये ऐसा करेगा। अब इसी को क्या बोलेंगे लोग? ट्रिमर बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, अगर ये एपिसोड हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग इपिलेप्सी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अब हमारे ब्रेन के अंदर, गौर से सुनिए बच्चों, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया न्यूरॉन, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूरॉन जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ाया है वो अब हमको क्लियर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, किस तरह से निकालते होगा। ठीक है, देखो, अब ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात चल रही है, अब ये न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन आगे वाले न्यूरॉन को सिग्नल दे रहा है, आगे वाले न्यूरॉन को सिग्नल दे रहा है, सिग्नल को आगे वाले न्यूरॉन को। अब ये जो न्यूरॉन को सिग्नल मिल रहा है, अगर ये कंट्रोल्ड मैनर में मिला, कंट्रोल्ड मैनर में मिला, तो अब ये एक बार इंपल्स जनरेट करेगा और रुक जाएगा। लेकिन अगर इसको कंटिन्यूअसली इंपल्स मिल रहा है तो फिर अब ये रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें यहां पर कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप हो गई कि यहाँ पे जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन मतलब जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों, सुनो, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। और यहाँ पर जो हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है ग्लूटामेट। क्या नाम है साहब? ग्लूटामेट। तो अब ये ग्लूटामेट जो होता है, अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है तो अब अनवांटेड सिग्नल आगे पहुंचाएगा। अब अनवांटेड सिग्नल पहुंचाएगा ना, तो ये भी न्यूरॉन जो है वो क्या कर रहा है, एक्साइट हो रहा है। मतलब ये न्यूरॉन डिपोलराइज हो रहा है, किसके वजह से? एक्सेस ग्लूटामेट। नॉर्मल पर्सन में ये मतलब मेंटेन कैसे किया जाता है? नॉर्मल पर्सन में मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पर दूसरा जो न्यूरॉन प्रेजेंट है, दूसरा जो न्यूरॉन प्रेजेंट है, वो न्यूरॉन जो है ना, वो जो न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन स्पेसिफिकली अगर देखेंगे, वो अगर न्यूरॉन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो वो न्यूरॉन
जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा वो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम गाबा है। क्या नाम उसका? गाबा। गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट अब यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्साइटेटरी रोल प्ले कर रहा है। अगर गौर से सुनिए मैं क्या बताऊं, अगर ये दोनों बैलेंस में काम कर रहे हैं, अगर ये दोनों बैलेंस में काम कर रहे हैं तो अब हमारा जो पर्सन है वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर इन्होंने बैलेंस में काम करना बंद कर दिया मतलब गड़बड़ हो जाएगी। अब सुनिए कैसे, देखो ग्लूटामेट ने अपना फंक्शन बढ़ा दिया, मतलब ग्लूटामेट बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो एक्साइटेशन ज्यादा होगा। उसी दौरान गाबा ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो गाबा का काम है कि इसको जाकर इनहिबिट करे, उसने काम बंद कर दिया तो आपको इफेक्ट होगा, मतलब अब ये ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों अगर बैलेंस में चल रहे हैं तब नॉर्मल पर्सन होगा, अगर ये बैलेंस हट गया तो इम्बैलेंस हो जाएगा और उसी को आगे क्या बोलेंगे? सीजर होंगे, मतलब इपिलेप्टिक एपिसोड्स आएंगे और उसी को हम लोग एपिलेप्सी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैंने क्या बताया, गौर से सुनिए। मैंने ये बोला कि मल्टीपोलर न्यूरॉन स्पेसिफिकली जब बात कर रहे हैं, अगर ग्लूटामेट रिलीज हो गया, ऐसे मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। कंसीडर करो यहाँ पर 2 ग्लूटामेट रिलीज हो गए, ठीक है, और 2 ग्लूटामेट से ये आगे वाला न्यूरॉन जो है ये अच्छी तरह से एक्साइट होने वाला है, ठीक है। आप कंसीडर करो ये न्यूरॉन जो है ना अच्छे से एक्साइट हो रहा है 2 न्यूरॉन के 2 ग्लूटामेट की वजह से, 2 ग्लूटामेट मिलने की वजह से ये क्या हो रहा है? अच्छे से एक्साइट हो रहा है। अब यहाँ पर 5 कंसीडर करो ग्लूटामेट बन गए। कितने ग्लूटामेट बने? 5। जरूरत कितनी है? 2 बने, कितने? 5। तो कितने एक्स्ट्रा हुए? 3। अब उन 3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 गाबा आएंगे, ऐसे समझो, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 गाबा आएंगे, मतलब क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। अब कंसीडर करो कि यहां पर 2 के बजाय कितने बने? 5। और दूसरी बात, यहां से गाबा रिलीज ही नहीं हुआ। 2 के बजाय कितने बने? 5 और गाबा रिलीज हुआ ही नहीं। इसका मतलब अगला वाला न्यूरॉन एक्साइट होगा, डिपोलराइज होगा और अनवांटेड सिग्नल को आगे पहुंचाएगा, तो अनवांटेड मोटर एक्टिविटी होगी और उससे सीजर होंगे, एपिलेप्सी होगी। अब आप खुद से सोचो, मैं कुछ नहीं बताऊं, अब आपने खुद से सोचना है कि अब ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर्सन में जिसके वजह से उसके सीजर या एपिलेप्सी रुक जाए। तो रिसर्चर्स ने अब ये सोचा कि हम लोग ग्लूटामेट के रिलीज होने को अगर रोक दें तो तब भी इम्पल्स काउंट जनरेट होगी। दूसरा, तो गाबा जो कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो भी एपिलेप्सी रुक जाएगी। तो इसी के सराउंडिंग में ड्रग्स है, अब उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे किस तरह से हो रहा है, ठीक है। चलो पहले न्यूरॉन को मैं और एक बार निकालकर आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। चलो आगे अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके बताता हूँ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का मैंने एक सिनेप्टिक नॉब निकाला, न्यूरॉन का एक सिनेप्टिक नॉब है। और गौर से सुनिए, अब मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट है। ये अगले न्यूरॉन का क्या है? ये डेंड्राइट। ये एक न्यूरॉन का क्या है? सिनेप्टिक नॉब, और ये क्या है? डेंड्राइट। अब और सुनो, अब इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये वेसिकल्स। क्या प्रेजेंट है? वेसिकल। अब ये वेसिकल में क्या प्रेजेंट है? तो इस वेसिकल में प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर, और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम ग्लूटामेट है। क्या नाम इसका? ग्लूटामेट। क्या नाम है इसका? ग्लूटामेट। गौर से सुनिए, क्या होगा? अब क्या होगा? एक इम्पल्स आया, हाँ, इम्पल्स जैसे ही आता है, गौर से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। जो इम्पल्स आया, इम्पल्स की वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होता है। कौन अंदर आ गया? सोडियम। सोडियम कहाँ था? बाहर। सोडियम कहां पर आया? कहां पर आया सोडियम? इस सिनेप्टिक नॉब के मतलब एक्सॉन के अंदर आया, जिसके वजह से मेम्ब्रेन क्या होगी? डीपोलराइज। बोलिए, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी। अब मेम्ब्रेन जैसे ही डीपोलराइज हो जाएगी, गौर से सुनिए, तो यहां पर वोल्टेज गेटेड, यहां पर
वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं। कौन होता है? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। यहां पर कौन होता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम। जब ये कैल्शियम अंदर आएगा, तो और से सुनिए मैं क्या बताऊं, जब कैल्शियम अंदर आएगा तो कैल्शियम क्या करेगा, इस वेसिकल को क्या करेगा, यहां पर इस मेम्ब्रेन से बाइंड करवाने में मदद करेगा। कैल्शियम जो अंदर आया, वो कैल्शियम यहाँ पर भी स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन में स्पेसिफिकली ऐसे कैल्शियम होते हैं, तो ये मतलब स्पेसिफिकली प्रोटीन है, इसलिए कैल्शियम यहाँ पर आकर बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करा, इसके ऊपर भी एक प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन आकर इससे बाइंड करते हैं और ये वेसिकल के साथ अटैच होता है और ये वेसिकल यहाँ से क्या रिलीज कर देगा, ग्लूटामेट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अब जैसे ही ग्लूटामेट यहाँ पर रिलीज हो गया, अब ये ग्लूटामेट जाकर बाइंड करेगा किसको, यहाँ पर इस नेक्स्ट डेंड्राइट के चैनल पे, वो जाकर बाइंड कर रहा है ग्लूटामेट, और जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम इन्फ्लक्स होगा और कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। कौन इन्फ्लक्स होगा? सोडियम इन्फ्लक्स होगा या कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। क्लियर है? फिर से एक बार बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए अभी आपका। ये सिनेप्टिक नॉब है, इस सिनेप्टिक नॉब में ये मेम्ब्रेन जो है, ये जैसे इंपल्स आया ऊपर से, तो वो इंपल्स आया मतलब क्या, सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया। सोडियम जैसे इन्फ्लक्स किया तो मेम्ब्रेन क्या होगी, डिपोलराइज होगी। डिपोलराइज होने की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। जैसे कैल्शियम अंदर आया तो ये वेसिकल को इस मेम्ब्रेन से बाइंड करवाने में मदद करेगा, और मदद करने के बाद क्या रिलीज हो गया, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जाकर किसको बाइंड कर रहा है, रिसेप्टर को, और ये स्पेसिफिकली सोडियम पोटेशियम चैनल जो है रिसेप्टर है, उस पर जाकर एक्ट कर रहा है। और ये जो रिसेप्टर है ना, इस रिसेप्टर का नाम AMPA रिसेप्टर है और NMDA रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये जाकर देखिए बाइंड किया तो सोडियम कैल्शियम अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो न्यूरॉन है अगला वाला, ये एक्साइट हो रहा है। अगला वाला न्यूरॉन क्या कर रहा है, एक्साइट हो रहा है। तो सुनिए अगला वाला न्यूरॉन क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। हाँ, अब ये अनवांटेडली मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में एक्साइट हो रहा है। अब आपको बोला गया कि अब सोचो आप, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये अगला वाला न्यूरॉन एक्साइट ना हो। तो अब हमारे पास 2-3 ऑप्शन प्रेजेंट है। उसमें से सब में पहला ऑप्शन है कि हम लोग इस सोडियम चैनल को ब्लॉक करें। अगर मैं सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दूं, तो सोडियम अंदर आएगा ही नहीं। अगर सोडियम अंदर नहीं आया तो मेम्ब्रेन डिपोलराइज होगी नहीं, कैल्शियम गेटेड चैनल अंदर, कैल्शियम अंदर आएगा नहीं, ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन से बाइंड होगी नहीं। मेम्ब्रेन से अगर बाइंड नहीं हुआ तो यहाँ पर अभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा नहीं होगा, तो आगे का न्यूरॉन डिपोलराइज होगा नहीं होगा। तो अब ये सोडियम चैनल जो ब्लॉकर है, उसका नाम कार्बामेजेपिन है। इसका नाम, इस सोडियम चैनल ब्लॉकर का नाम क्या है, वैल्पोरेट है। क्या नाम क्या है, वैल्पोरेट है। इसका नाम क्या है, फिनिटोइन है। ऐसे बहुत सारे ड्रग हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैकेनिज्म है। अगर हम लोगों ने सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया, मतलब किसने ब्लॉक किया, कार्बामेजेपिन। अगर हम लोगों ने ड्रग दिया उस पेशेंट को, तो वो जाकर इसको बाइंड कर देगा और उसको ब्लॉक कर देगा, वैल्पोरेट ब्लॉक कर देगा, फिनिटोइन ब्लॉक कर देगा। अब जब ये ड्रग ब्लॉक कर रहे हैं तो सोडियम अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। बस ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्पोरेट किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सर, अगर हम लोगों ने, अब सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये तो हो गया हमारा पहला ऑप्शन। अब आप बच्चों खुद से सोच सकते हो गया, सेकंड ऑप्शन ये होगा कि आपने यहाँ पे जो है ना कैल्शियम को ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया कैल्शियम, तो जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर है, मतलब कौन है यहाँ पे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का नाम इथोसक्सीमाइड है। कौन है वो, इथोसक्सीमाइड। अब इथोसक्सीमाइड की वजह से कैल्शियम चैनल अगर ब्लॉक कर दिया तो कैल्शियम अंदर आएगा क्या, इस वेसिकल को बाइंड होने देगा क्या, और आगे पूरी प्रोसेस हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप स्पेसिफिकली केडी त्रिपाठी देखोगे,
आप स्पेसिफिकली एडीसी रिपोर्ट देखोगे और उसमें आप है ना पेज नंबर 440 पे जब जाओगे, 440 पे आपको एक इमेज दी हुई है, डायग्राम दी हुई है, वहां पर आप देखोगे कि एक स्पेसिफिकली और एक ब्लॉकर के नाम लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन को बाइंड करने के लिए इस वेसिकल को, मेम्ब्रेन जो बाइंड हो रहा है यहाँ पर एक नाम लिखा है SV2A, सिनेप्टिक वेसिकल नाम है इसका। क्या नाम इसका? सिनेप्टिक वेसिकल। स्पेसिफिकली क्या कर रहा है? सिनेप्टिक वेसिकल को ब्लॉक कर रहा है, SV2A। क्या नाम है इसका? SV2A। अगर मैंने ऐसा ड्रग दिया जो SV2A को ब्लॉक कर रहा है, किसको ब्लॉक कर रहा है? SV2A, सिनेप्टिक वेसिकल 2। इसको अगर ब्लॉक करने वाला अगर मैंने ड्रग दिया तो अब ये मेम्ब्रेन से जाकर बाइंड होगा क्या? यहाँ से ग्लूटामेट निकलेगा क्या? नहीं निकला। तो ये जाकर आगे बाइंड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वो sp2 ब्लॉकर का नाम है लीवेटिरासिटॉल। क्या नाम उसका? क्या नाम उसका? वहीं पर देख रहा हूँ, लीवेटिरासिटॉल। ये ड्रग आपको दिया हुआ है, टेडिकल पार्टी में दिया हुआ है, पेज नंबर 440 पे दिया हुआ है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? ये ड्रग दिए। अब इतने तो अभी 3, अब हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए? अभी 3। पहला ऑप्शन सोडियम चैनल ब्लॉकर, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीसरा ऑप्शन sp2A ब्लॉकर। अब तीसरा जो है, अब मैंने क्या बोला, ये रिसेप्टर का नाम क्या है? AMPA। अगर मैंने AMPA रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दिया तो सोडियम अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब ये ऊपर की पूरी प्रोसेस होने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब दूसरा जो है वो कौन है? NMDA रिसेप्टर। ये दूसरा रिसेप्टर का नाम क्या बोला मैंने? NMDA। अगर मैंने AMPA ब्लॉक कर दिया और AMPA ब्लॉक कर दिया और NMDA ब्लॉक कर दिया, तो अब बताओ मुझे ये कैल्शियम और सोडियम अंदर आएगा क्या? और ये अगले वाली न्यूरॉन एक्साइट होगा क्या? नहीं हो सकता है। तो इससे पहले अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्पेसिफिकली अगर देखेंगे हम लोग तो AMPA ब्लॉकर जो है ना उसका नाम है फेल्बामेट। क्या नाम उसका? फेल्बामेट। फेल्बामेट जो है ना, ठीक है, कौन सा ब्लॉकर है? AMPA ब्लॉकर है। फेल्बामेट कौन सा ब्लॉकर है? AMPA ब्लॉकर है। और NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर जो है ना वो वेल नोन है, उसका नाम है केटामाइन। क्या नाम उसका? केटामाइन। अगर ये हम लोग रख देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक हो जाएगा और ये प्रोसेस रुक जाएगा। बस इतनी ड्रग आपको पढ़ना है। क्या क्या नाम बोला मैं समझ में आ रहा है आपको? सोडियम चैनल ब्लॉकर समझ में आ गया आपको, कैल्शियम ब्लॉकर समझ में आ गया और sp2A ब्लॉकर समझ में आ गया। उसके बाद AMPA रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, केटामाइन को, मतलब केटामाइन देकर हम लोगों ने NMDA रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया। बच्चों देखो, अब आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए सिर्फ कि हम लोगों को ऐसे ड्रग देना है जिसके वजह से यहां पर अगला वाला न्यूरॉन एक्साइट होने से बच जाए। अब अगले वाले न्यूरॉन को एक्साइट करने से बचाना है, उसके लिए आपको क्या करना लगेगा? पहले मैकेनिज्म समझना लगेगा। अब मैकेनिज्म अगर समझ में आ गया तो आप ब्लॉकर वहां पे फिट कर दो। जैसे ब्लॉकर फिट कर दिया तो क्या हो गया? क्या ऊपर से एपिलेप्सी रुक गई। ये एक क्या है? पाथवे। मतलब ये एक तरीका है, ये एक वे है किसको? एपिलेप्सी को ट्रीट करने। राइट? ये मैंने क्या बोला कि ग्लूटामेट जो बन रहा है एक्सेस क्वांटिटी में, उसको रोकने का ये तरीका है। राइट? अब उसी तरह से अब दूसरा तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया क्या कि सर गाबा जो रिलीज हो रहा है ना उसको ज्यादा क्वांटिटी में गाबा को रिलीज कराओ, गाबा को ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज कराओ। अब वो कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं आपको, ताकि हमारा पूरा एपिलेप्सी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका अब आप बच्चों इमेज भी ले सकते हो या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर ले रख सकते हो ताकि आपको इन चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखता हूँ क्या बता कि अब यहाँ पर एक बात हमको ये समझ में आई कि ये एक वे था, मतलब हम लोग इस अप्रोच से हम लोग ड्रग को मतलब क्या कर सकते हैं या तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट अप्रोच क्या है? कंसीडर करो। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये वाला न्यूरॉन जो है गौर से सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कंसीडर करो कि अब ये इधर मैं लिखा हूँ समझाने के थोड़ा सा अलग पता ये डेंड्राइट है अगले वाले न्यूरॉन। ठीक है, और यहाँ पर अब ये मैंने क्या किया कि ये इस तरह से फिर से मैंने एक सिनेप्टिक नॉब निकाला। फिर से क्या है? सिनेप्टिक नॉब है। अब ये जो सिनेप्टिक नॉब है ना इसमें फिर से क्या है? वेसिकल। क्या है? इसलिए तो मैंने पहले आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन पढ़ाया था। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या प्रेजेंट है इसमें? अब इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम गाबा है। इसका नाम क्या है? गाबा, गामा अमाइनोब्यूटाइरिक एसिड। अब ये अगर गाबा यहां से रिलीज हो गया, गाबा यहां से रिलीज हो गया तो ये जाकर किस पे एक्ट करेगा? यहां पर गाबार्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। और गाबा पे अगर ये एक्ट कर रहा है
कौन एक्ट कर रहा है? गाबार्जिक रिसेप्टर, इस रिसेप्टर पर एक्ट कर रहा है। तो इस अगले वाला जो न्यूरॉन है इसमें क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ा देगा वो। किसका इन्फ्लक्स बढ़ाएगा? और क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ाने से अगला वाला न्यूरॉन जो है ना ये क्या हो जाएगा? हाइपर पोलराइज हो जाएगा। या तो इसकी पोलैरिटी, इसको जो अगला वाला जो न्यूरॉन है ना वो मतलब एक्साइटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है? एक्साइटेशन कम करना है। एक तो इस एक्साइटेशन को बढ़ाने वाला पहले कौन था? ग्लूटामेट। अब कौन है? मतलब अब दूसरा वे क्या है हमारा कि गाबा को एक्ट कराओ जिसकी वजह से क्लोराइड क्या हो जाए? नीचे आ जाए, तो बस क्लोराइड का फ्लक्स बढ़ जाए जिसकी वजह से क्या हो जाए? अगला वाला न्यूरॉन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है? गाबा। तो अब मैंने क्या किया कि गाबा को अगर मुझे गाबा इस पे अगर एक्ट कर रहा है तब क्लोराइड अंदर जा रहा है। तो अगर मुझे क्या करना लगेगा? गाबार्जिक जो रिसेप्टर है ना उसका एगोनिस्ट देना लगेगा, मतलब इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कराने वाला ड्रग देना लगेगा। और इसको एक्टिवेट कराने वाला ड्रग आप सब बच्चों को पता है वो है बेंजोडाइजेपाइन। बेंजोडाइजेपाइन मतलब गाबा तो क्या बोलेंगे हम लोग? गाबार्जिक एगोनिस्ट। गाबार्जिक एगोनिस्ट ड्रग है वो। एगोनिस्ट मतलब उसकी तरह काम कर रहा है गाबा की तरह। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, अभी आपको बोला, बेंजोडाइजेपाइन। बेंजोडाइजेपाइन। अब बेंजोडाइजेपाइन के बहुत सारे एग्जांपल आपको पता है, जैसा डाइजेपाम है, क्या है? जैसा डाइजेपाम है, लोराजेपाम है, जो समझ आ रहा ना, ये ऐसे ड्रग है जो क्या है? बेंजोडाइजेपाइन। या तो फिर आपको क्या देना लगेगा? बारबिचुरेट्स। क्या देना लगेगा? बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स, ये जो बारबिचुरेट्स हैं, ये बारबिचुरेट्स भी क्या करते हैं? गाबा एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, ताकि वो गाबार्जिक रिसेप्टर पे जाकर एक्ट करे और क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ाए और अगले वाला न्यूरॉन एक्साइट होने से रुक जाए। बस इतना। नेक्स्ट सर, ये जो गाबा है ना, ये गाबा को फिर से हम लोग है ना गाबा को रीएक्टिव किया जाता है। गाबा जो एक्सेस पॉइंट, गाबा जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ना, उसको ले जाकर फिर से हम लोग कहाँ ले जाते हैं? सिनेप्टिक नॉब में। कहाँ पे ले जाते हैं? सिनेप्टिक नॉब में। और इसको सिनेप्टिक नॉब में ले जाकर अब कुछ एंजाइम होते हैं, गाबा ट्रांसअमाइनेज बोलकर एंजाइम होते हैं जो उसको ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम। क्या प्रेजेंट है? एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम क्या है? गाबा ट्रांसअमाइनेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? गाबा ट्रांसअमाइनेज। गाबा ट्रांसअमाइनेज। अब ये गाबा ट्रांसअमाइनेज जो है वो किसको तोड़ता है? गाबा को तोड़ता है। तो अब यहाँ पर फिर से आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने इसको रिएक्टिव करने से रोक दिया तो, अगर आपने गाबा को रिएक्टिव करने से रोक दिया तो गाबा कहाँ प्रेजेंट होगा? मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और वो जाकर इस पे एक्ट करेगा और क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ा देगा जिसकी वजह से न्यूरॉन आगे वाला एक्साइटमेंट होने से रुक जाएगा और उसकी वजह से एपिलेप्सी भी रुक जाएगा। तो अब ये जो रिसेप्टर मतलब गाबा रीअपटेक जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक, गाबा रीअपटेक ब्लॉकर जो है उसको ब्लॉक करने वाला जो ड्रग है उसका नाम है टेगामाइपाइन। क्या नाम उसका? टेगा। देखो देख रहा हूं तो इसका नाम क्या है? टेगामाइपाइन। ये ऐसा ड्रग है जो गाबा के रीअपटेक को रोक देगा। और दूसरा जो ड्रग है तो गाबा ट्रांसअमाइनेज की एक्टिविटी को अगर मैंने रोक दिया तो गाबा ब्रेक होने से रुक जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा गाबा कहां रहेगा? वेंट्रिकल के अंदर, और जिसकी वजह से जब ये रिलीज होगा तो और अच्छे से इफेक्ट दिखाएगा। तो ये जो ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर जो है, जो गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर है बच्चों, इसमें आपको और एक बात आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि ये जो एंजाइम का इनहिबिटर है ना उसका भी नाम वो भी वैल्पोरेट है। देखो वैल्पोरेट के दो एक्शन होते हैं, एक तो सोडियम चैनल ब्लॉकर है और ये भी है, इसलिए वैल्पोरेट इफेक्टिव। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से हम लोगों ने अब क्या देखा, इस तरह से दो अप्रोच हम लोग एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, अब मैंने ये बातें आपको बताई है, अगर ये आपको होप समझ में आई होंगी तो ऐसे पहले हमको है ना एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल बेसिक क्लियर करना लगेगा और फिर इनको समझना लगेगा। ये तो ये बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। थैंक यू। बेस्ट।